होली बहुत अच्छी बीतेगी, बहुत बढ़िया होगा। और अचानक जब पासपोर्ट मैं दे रहा हूं, बात करते करते अचानक वहां सायरन बजता है, इवैक्यूएट इवैक्यूएट इवैक्यूएट, देयर हैज बीन अ वॉर। अचानक हमारे मोबाइल पे आकर डिक्लेयर होता है इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन द कंट्री। वॉर शुरू हो गई, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, यानी मुझे ऐसा लगा कि वहीं पर भी बम्बार्डिंग शुरू हो जाएगी। अरे आप ये समझिए कि वहां पे एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुझको फोन किया, मुझको बोला कि सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, बस हनुमान चालीसा पढ़ते रहो। मैंने बोला हनुमान चालीसा तो मैं पढ़ी, मतलब पढ़ूंगा ही मैं, लेकिन वही बताइए करना क्या है। अब हम लोग जब बैठे उस पे, तो अचानक टैक्सी पे उसने मतलब रफ्तार बड़ी तेज कर दी। नो 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 नो, वी हैव टू रन बिकॉज देयर आर मिसाइल्स कमिंग ऑन। हम लोग यूं देखने लगा कि क्या मतलब कैसे यहीं पे मिसाइल गिर जाएगा क्या, क्योंकि तब हमारे को महसूस हो रहा था कि हम लोग फंस गए, हम लोग फंस गए। नहीं दिख रहा था, मतलब हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा। जब फ्लाइट के अंदर, जब जैसी फ्लाइट ने टेक ओवर किया और बोला कि मतलब नाउ वी आर रेडी फॉर अ टेक ओवर, तुरंत वहां पे सभी लोगों ने भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये जो गूंज सुनाई पड़ी, सब आप समझिए। तो हमारे बगल में एक कोरियन बैठा था, वो भी कह रहा है भारत माता की जय। जब इजराइल पर ईरान ने मिसाइल दागी, बम गिराए, हथगोले गिराए, उस वक्त एक शख्स वहां फंस गया था, और वो थे भारतीय पत्रकार ब्रजमोहन जी, जो इस वक्त दिल्ली पहुंचे हैं 5 दिन रहने के बाद। अमेरिका, ईरान और इजराइल वार को बहुत नजदीक से आपने देखा है, कैसे देखा आप बताइए जरा। देखिए वीरेश जी, मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊं कि अक्सर लोग युद्ध के बाद आते हैं जी, और युद्ध के बीच से निकलना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि खास तौर से मैं ये बताऊं, वहां पे जब ये घटना घटी, लोग अक्सर इस बात को कहते हैं कि आप वहां पे करने क्या गए थे। हम अपना काम करने गए थे। हमारा काम इतना आसान नहीं है। आप यहां बैठे हैं, आप समझ सकते हैं कि आप ये पत्रकारिता को जो लोगों ने समझ रखा है ना, कि एक बंद कमरे के अंदर बैठ के किसी का इंटरव्यू कर लिया, लेकिन वो इंटरव्यू से पहले जो आपको वहां पहुंचने तक की जो मुश्किलात होते हैं, वो कोई नहीं समझता है। हम वहां पे अपना काम करने गए थे। प्रधानमंत्री जी की 2 दिवसीय यात्रा थी वहां पे, और उस यात्रा के बाद से हम लोग बहुत इत्मीनान से एयरपोर्ट पे खड़े होकर के बस पासपोर्ट दे रहे थे। अचानक वहां सायरन बजता है, और सायरन ऐसा समझिए कि जो कि हम लोग क्योंकि यहां पे हैं, तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में भी अक्सर इस तरह का सायरन सुनने को मिलता है, लेकिन वो सायरन बजा तो हम लोग, क्योंकि देखिए पत्रकार थोड़ा आम आदमी से हटके होता है, उतनी जल्दी प्रभावित नहीं होता, वो भ्रमित नहीं होता। लेकिन उस सायरन के बाद जब लोग तितर-बितर होने लगे पूरे एयरपोर्ट के अंदर, इवैक्यूएट इवैक्यूएट इवैक्यूएट। अब देखिए आमतौर से ऐसी अंग्रेजी भाषा को थोड़ा सा इतनी समझना मुश्किल होती है। इवैक्यूएट का मतलब क्या होता है, हम सब हिंदी अंग्रेजी समझते, अंग्रेजी बोलते भी हैं, लेकिन ऐसे कुछ जो शब्द होते हैं उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। जब लोग इधर उधर होने लगे, तो फिर हम लोगों ने अचानक पूछा कि व्हाट इज दिस। तो वो वहां तेल अवीव एयरपोर्ट पे हम लोग थे, 11:40 की हमारी फ्लाइट थी। होली मनाने को लेकर के मेरी घर पे बातचीत हो रही थी। मेरी माताजी मुझसे पूछ रही थी कि घर कितने बजे तक पहुंचोगे, क्योंकि मुझे पहले तेल अवीव से दिल्ली आना था, दिल्ली से मुझे लखनऊ जाना था। और वो पूरे एक बड़ा एक मार्मिक उसमें हम ध्यान में थे कि इस बार होली बहुत अच्छी बीतेगी, बहुत बढ़िया होगा। और अचानक जब पासपोर्ट मैं दे रहा हूं, बात करते करते वो एक भगदड़ मचती है, और भगदड़ के बाद हम लोग को बोला जाता है कि यहां पे हमला हो गया। हमला हो गया तो मुझे लगा कोई ऐसा तो नहीं, क्योंकि हम लोग क्या भी बहुत सारे आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जिसमें खास तौर से क्योंकि हम लोग ने कवर भी किया, उसको टेलीकास्ट भी किया, चलाया भी है, तो उसमें ये हुआ कि ऐसा तो नहीं कोई गोलियां चल रही हैं यहाँ पे जो बोले नहीं गोलियां नहीं चल रही है, मिसाइल आ गए हैं, यहाँ पे हमला हो गया है। हमला होने पे अब हम लोग, अब वहां पे हमारे साथ 1-2 भारतीय पत्रकार और वो भी घबरा गए। अच्छा मैं आपको सच बताऊं, वो एक ऐसा मोमेंट था जिसमें हम लोग घबराए, बहुत ढंग से घबराए। और क्योंकि देखिए एयरपोर्ट पे ज्यादातर लोकल नागरिक से अलावा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं, वहां पे इंटरनेशनल टूरिस्ट होता है। वो जो नेशनल होता है, वो देखिए अभी आप तालिबान के इलाके में चले जाइए, आप अफगानिस्तान में चले जाइए, वहां का आदमी बैठा हुआ है, वहां पे बम भी दग रहा है, उसको आदत है। इजराइल के लोगों को भी, क्योंकि वो जिन देशों के बीच में घिरा हुआ है, वो एक अपने आप में सबसे भयावह वाली देश उसको, क्योंकि वो अपने को प्रोटेक्ट करता है। और आपने सुना होगा कि इजराइल के बारे में, अगर उनके किसी को एक व्यक्ति को मारता है तो वो 10 को मारते हैं। उनके क्या 17 साल 18 साल के बच्चे जो हैं, वो कहीं ना कहीं मिलिट्री में शामिल हो जाते हैं। और मैंने खुद ऐसे लोगों से मैंने मुलाकात की वीरेश जी, और जब वो स्थिति हुई तो वो लोग थोड़ा आराम से चल रहे, लेकिन बाकी लोग के चेहरे उड़े हुए हैं, हमारा भी चेहरा उड़ा हुआ है। और अचानक मैंने पूछा व्हाट इज द मैटर, हुआ क्या, व्हाट इज दिस। बोले देयर हैज बीन अ वॉर। अचानक हमारे मोबाइल पे आकर डिक्लेयर होता है इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन द कंट्री। ये जो इमरजेंसी शब्द है, सिर्फ फिल्मों में हमने सुना था, या इमरजेंसी की जो पिक्चर आई थी उसके बारे में सुना था। मोबाइल पे पहली बार जब मेरे आता है कि इमरजेंसी डिक्लेयर्ड और उसमें एक निशान बन के आया, हमें तब भी लगा ये इमरजेंसी डिक्लेयर्ड का क्या मतलब। बोले अब एयरपोर्ट बंद, घर लौटना था, और हमें घर लौटना था। सुबह के 8:30 बज रहे, पासपोर्ट मेरे हाथ में, काउंटर चला गया। मतलब जिस काउंटर पे मैं, एयर इंडिया के काउंटर पे मैं मौजूद था, वो सारे लोग गायब वहां से। और मैं बोलूं अब करना क्या, और कोई बताने वाला नहीं। कोई बताने वाला नहीं वीरेश जी। पासपोर्ट लेके हम बस खड़े हैं दिल्ली जी।
और वो मेरी 11:40 की जो फ्लाइट थी वो मुझे 8:50 पे मुझे यहां पहुंचाने वाली थी। मैं अपनी मां से बात कर रहा था और मां से बात करते करते बड़े मार्मिक असल में कि इस बार होली बहुत अच्छी रहेगी, पहले दिल्ली पहुंचूंगा, दिल्ली से फिर वहां से फिर लखनऊ जाऊंगा, एक ये प्लानिंग पूरी चल रही थी। और ये जब घटना होती है उसके बाद से आप समझिए कि क्या करें और ये कहिए, लेकिन वहां पे ना जैसे ऐसे मौके पे ना आदमी अपनों को ढूंढता है। तो मेरे साथ एक जो दूसरे भारतीय पत्रकार थे, हम सब लोगों ने बोला यार हम लोग साथ में रहेंगे अब। बोले हाँ हम लोग इकट्ठे रहेंगे। लगा कि अब गया, क्योंकि मतलब हालत खराब हो गई थी जो है। अभी तक तो मृत्यु वाली स्थिति नहीं महसूस होती, लेकिन लगा कुछ तो धड़कनें तेज होने लगी जो है। क्योंकि देखिए हम लोग पत्रकारिता करते हैं, जाते हैं, वो इतना मतलब उतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वॉर शुरू होगी, इमरजेंसी डिक्लेयर, यानी मुझे ऐसा लगा कि वहीं पर भी बम्बार्डिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि इस तरीके से वो, क्योंकि सारा एयरपोर्ट खाली हो रहा है और 10 मिनट के अंदर उन्होंने बोला कि अब आपको बंकर में जाना है। हमें लगा बंकर, आमतौर से हमने एक भारतीय नागरिक के लिए बंकर का तात्पर्य होता है कि मिलिट्री के जो जिस तरह से फौजें और टुकड़ियां जहां रहती हैं उसमें कोई एक छोटे छोटे बंकर जैसे हम लोगों ने फिल्मों में देखा है। लेकिन बंकर का मतलब वो 6 फ्लोर नीचे आपको जाना है। 6 फ्लोर नीचे? जी 6, क्योंकि मैं चले जा रहा था, मैंने बोला डू यू हैव टू गो डाउन, बोले ये मोर डाउन, और हम लोग को बकायदा वहां की जो लोग थे वही नीचे लेके जा रहे थे। 6 फ्लोर जमीन के नीचे बंकर, वो और एयरपोर्ट पे तो हमने कभी सुना ही नहीं था। हमारे आपके अब आप दिल्ली एयरपोर्ट चले जाइए, आपको कभी बंकर यहाँ सुनाई नहीं पड़ेगा। बेसमेंट होता है हमारे यहाँ, बंकर उसको बोला गया जो है। क्योंकि हमने तो बंकर वही देखा है कि बोरी लगी हुई है बालू की, और वही विजुअलाइजेशन हमारे भी चल रहा था, जो लगाया बंकर हो गया। और वो 4 वहां पे रखे और वो बंदूक से लिए एक व्यक्ति खड़ा रहता था, वो कहता था ये बंकर में बैठे हुए। लेकिन हम लोग जब 6ठे फ्लोर तक नीचे गए तो वहां सब लोगों की भीड़, लोग, और वो ये भी बोला गया हमसे प्लीज लीव योर लगेज। अब आप समझिए भारतीय नागरिक के लिए अब सामान बड़ा जरूरी होता है। तो हमें लगा कि भैया एक तो यहाँ पे जो है स्थिति खराब, दूसरा सामान भी छूट गया तो करेंगे क्या, क्योंकि इमरजेंसी लग चुकी, ना कपड़े ना लगते, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हमें उसके जो आगे की जो स्थितियां होती है उससे हम लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो वो बोला हम बैग नहीं छोड़ना। मैंने कहा मैं बैग लेके चल, बोले डोंट लीव योर बैग, गो फ्रॉम हियर। मैंने कहा नो आई विल टेक माय बैग। अब हमारे चक्कर में 2 भारतीय पत्रकार, उन्होंने बैग पकड़ लिया लेकर के। अच्छा, साथ में भारतीय जो पत्रकार थे उसमें एक आईएनएस की टीम थी जिसका कैमरामैन था। अच्छा, आपको पता है कैमरामैन के लिए कैमरा बहुत बड़ा हथियार उसका है, वो उसके लिए उसके धनुष की तरह। बोले वो आई विल नॉट लीव। और वो आईएनएस का जो पत्रकार है उसकी हाइट मतलब समझिए आपकी आधी होगी, और वो व्यक्ति लड़ा रहा कि नहीं आई विल नॉट लीव। तो क्यों तब तक, अच्छा वहां के जो पत्रकार होते हैं वहां का तब तक, लेकिन मानना पड़ेगा इजराइल में भी बहुत जल्दी लोग पहुंचते हैं। तो वहां का जो लोकल चैनल वहां का था, जो इजराइलियन चैनल, उसने बोला कि नो यू कैन लीव योर कैमरा ओवर हियर, यू जस्ट मूव फ्रॉम हियर, यू रन फ्रॉम हियर। तो लगा कि मतलब भागो यहां से, मतलब जो तो अब हमने बोला उससे कि भैया पहले जान बचाओ, ये कैमरा फिर आ जाएगा जो है। और फिर मैंने भी अपना सामान छोड़ा वहां पे और फिर मैं नीचे भागा। अब चले जा रहा हूं 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर 5 फ्लोर 6ठे फ्लोर पे पहुंचा हूं। तो वहां थोड़ी सी गर्मी सी लग रही है और थोड़ा सफोकेशन थी नहीं वहां पे, लेकिन घबराहट की सफोकेशन। ये तो इजराइल नहीं कंट्रोल करेगा ना, क्योंकि उसने आपके लिए एक जगह तो बना दी लेकर के, लेकिन उस जगह में आप सफोकेट हो रहे, वो तो आपका अपना, क्योंकि हम लोग को आदत ही नहीं, हम लोग बेसमेंट में चले आते तो हम लोग कहते हैं अरे भैया जल्दी ऊपर से चलो लेकर। और वो जो समय था ना, क्योंकि कुछ नहीं पता चल रहा है, विल देयर बी एनी फ्लाइट, बोले नो इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड, सो वी नेवर नो व्हेन विल दिस एयरपोर्ट ओपन। हम सब लोग परेशान समझ लीजिए ऐसे मौके पे। और सच में उस समय जो है बस यही रहा कि मतलब अब सीधे बस भगवान याद आ रहे हैं। आदमी बार बार अपना बैठ करके जो है ये सोच रहा है कि भैया ये सारे मालाओं को चूम रहा है कि ये सब माला शायद यहाँ काम आएगी शायद जो है। और सब लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि ये सब टीका वीका मैं लगा के रखता हूँ सारा मेरे पास, क्योंकि ईश्वर को मैं मानता हूँ। सब लोग मुझे देख रहे हैं कि ये अलेक्सा के ऊपर आनी। तो 1-2 लोग, एक आदमी मेरे पास आते, बोले पंडित जी हमें बताइए क्या होता है। मैंने कहा मैं पंडित जी नहीं हूँ, मैं तो पत्रकार हूँ। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये सब पहना हुआ है तो पंडित जी है, तो बोले पंडित जी क्या लग रहा है आपको। हमने कहा मैं कोई एस्ट्रोलॉजर थोड़ी हूँ, बट उससे लगा क्योंकि मैं वहीं पे खड़े होकर थोड़ा सा भगवान को प्रार्थना करने लगा। तो लोगों को लगा था फिर, अच्छा क्योंकि हर जगह प्रेयर रूम होते ही हैं बेसिकली। और उसमें जो नेशनल्स, जो नॉन इजरायली नेशनल्स थे, वो बहुत घबराए थे। इजराइल वाला जो व्यक्ति था वो तो अपना घूम रहा है, क्योंकि उनके लिए तो ये रोज की बात है। उनके क्या, तो अभी आपको पता है कि सितंबर में हुआ था हमला, अक्टूबर में हमला हुआ था, उनके क्या जनवरी में भी हमला हुआ था। तो वो लोग प्रिपेयर रहते हैं इन सब चीजों के लिए। बट एक भारतीय के लिए, हम लोग के यहाँ तो कुछ हो तो बचपन से सीखा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने लगो, बस तो वही हनुमान ज्ञान, नहीं तो हनुमान, बस यही हनुमान चालीसा मैंने था। अभी आज मेरी इसमें ये कुर्ते में मेरी फ्रेंड की जेब नहीं, मैंने अपना अभी कोटी उतारा हुआ है, मैंने उसी में रखा है जो है। और मैंने उसके तुरंत हनुमान चालीसा वहां तो नहीं पढ़ा, बस मैंने लेकिन प्रार्थना भगवान से की। और उसके बाद से लगभग हम लोग आधे 1 घंटे, हम लोग तो फ्लाइट में बैठते हैं, जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है, जब चलना शुरू होती है, बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे नेताओं के साथ हम लोग अगल बगल बैठ के आए हैं, हनुमान चालीसा हम ही लोग शुरू कर देते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। देखिए अहमदाबाद वाले मामले के बाद से सब लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें 234 के 34 लोग एक व्यक्ति से बचा था।
पहले लोग में? फ्लाइट में, अदरवाइज इससे तो पहले वहां लोग तो हनुमान चालीसा लगातार पढ़ते होंगे। अब देखिए वही एक सहारा था। अरे आप ये समझिए कि वहां पे एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुझको फोन किया, मुझको बोला कि सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, बस हनुमान चालीसा पढ़ते रहो। तो मैंने कहा कि ये तो मुझे रास्ता ही नहीं बता रहे, ये तो वो चीज बता रहे जो मैं खुद ही पढ़ रहा हूं। लेकिन यानी कि आप वहां का अधिकारी इंडियन अधिकारी, जो एम्बेसी के लोग, एम्बेसी के अधिकारी, एम्बेसी हमारा गार्जियन होता है। आप एक चीज मान के चलिए, आप, मैं ये बात जरूर चाहूंगा कि आप अपने दर्शकों को बताइए वीरेश जी, क्योंकि अगर आप कभी भी ऐसे मौके पे देश में कभी फंसते हैं, सिर्फ वॉर में नहीं, कभी आपका पूरा सामान चोरी हो जाए, कभी आपके साथ कोई घटना हो जाए, कोई आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, मैं आपसे बताऊं ऐसे मौके पे सिर्फ आपको इंडियन एम्बेसी का नंबर जरूर रखना चाहिए। ये आपकी वहां की लोकल। तो आप लोगों ने इंडियन एम्बेसी को फोन किया वहां पे? मैंने तुरंत, क्योंकि हम लोग वहां के कार्यक्रम में थे, तो हमने तुरंत एम्बेसी को फोन किया। उन्होंने बोला अभी वो एक हेल्पलाइन उन्होंने नंबर्स दिए, बोले आप इस पे हेल्पलाइन पे आप अपना फोन करिए। आमतौर से आपको पता है जैसे कि हम लोग भी ये हेल्पलाइन चला तो देते हैं चैनलों पे, उस पे कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। अब हमारी धड़कनें और थे, फिर हम उनको फोन कर रहे हैं तो कहने कि नहीं बहुत सारे कॉल्स आ रही होगी इसलिए नहीं फोन उठा रहे। मैंने कहा अभी आपने 5 मिनट पहले तो बताया कि ये चालू है, लेकिन कहते हैं ना कुछ चीजें जो भारत की, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो आपकी इजराइल में रहे, वो एक जैसी हो, क्योंकि हो सकता है शायद एक साथ इतने सारे लोग फोन कर रहे हो। लेकिन ये इमरजेंसी के लगाने के और वो घटना की लगभग 1 घंटे के बाद की बात है, क्योंकि हम लोग तब तक बंकर में चले गए थे। उसके बाद से पूरा एयरपोर्ट खाली हो गया, हम ही लोग बस थे। एम्बेसी वाला क्या कह रहा है आपसे, इंडियन एम्बेसी वाला? एम्बेसी ने, उन्होंने बोला कि अब आप जो है 10 मिनट वेट करिए और इस हेल्पलाइन पे बात करिए। अचानक फिर उन्होंने बोला, फिर हमने क्या करें, तो वो भी नहीं फोन उठा रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। तो वो कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ो। उन्होंने उससे पहले बोला, हमने कहा तब तक क्या करें, बोले आप हनुमान चालीसा पढ़िए, घबराइए नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा घबरा के बात कर रहा था। बोले आप घबराइए नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस हनुमान चालीसा पढ़िए। मैंने बोला हनुमान चालीसा तो मैं पढ़ी, मतलब पढ़ूंगा ही मैं, लेकिन वही बताइए करना क्या है, क्योंकि हनुमान जी बताने नहीं आ रहे हैं कि मतलब आपको कहाँ जाना है। अब वो अच्छा वो स्थिति क्या है, अभी तो मुस्कुराहट निकल रही है वीरेश जी, लेकिन उसमें मुस्कुराहट नहीं निकल रही थी, सच बता रहा हूं मैं। अभी तो हम उस ट्रॉमा में हैं। जब इंडियन एम्बेसी का आदमी कहे कि अभी आप हनुमान चालीसा पढ़ो, यानी भगवान के भरोसे तुम्हारी जिंदगी है, यही ना? हम लोग जिस एयरपोर्ट पे थे उसके बगल में हमला हुआ था, उसके पास में ही हमला हुआ था, क्योंकि वो पूरे ड्रूम ड्रूम ये आवाजें आ रही थी जो। तो अब आप समझिए कि मतलब वो स्थिति क्या थी। और वो जो एम्बेसी का जो व्यक्ति था, वो उसको खुद भी, अभी वो लोग भी प्रिपेयर हो रहे थे, क्योंकि जब आप दूसरे देश में रहते हैं तो वो दूसरा देश आपको गाइड करता है, उस देश की सरकार की व्हाट विल बी नेक्स्ट, वो नहीं पता रहता उसको। जैसे यहाँ पे मान के चलिए इजराइल एम्बेसी है, तो इंडियन गवर्नमेंट पे वो लोग डिपेंडेंट रहेंगे ना, कि अगर कल को कोई घटना होती, चांदनी चौक में बम फटा, तो वो बोलेंगे कि क्या हमें उस तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ इमरजेंसी तो लगती नहीं है, बम फटता है हमारे यहाँ तो फिर 2-3 घंटे तक बस सिर्फ ट्रैफिक जाम हो जाता है या उस इलाके को सील कर दिया जाता है। लेकिन वहां पे तो इमरजेंसी देश में लग गई, बिकॉज वॉर डिक्लेयर हो चुकी थी। वॉर वाली सिचुएशन तो नहीं अब कभी जिंदगी में फेस की थी वीरेश जी। तो फिर क्या हुआ? और फिर वहां से अचानक फिर हम लोग काफी, क्योंकि हम ही लोग 2 ही 3 पत्रकार हम लोग थे, सब चले गए हम ही लोग पूरे एयरपोर्ट पे, क्योंकि बाकी बंकर से ऊपर आने के बाद की बात बता रहा हूं मैं आपसे, सब लोग चले गए क्योंकि सबको कुछ पता था, हम लोग तो वेट कर रहे थे। फिर अचानक ये एक हमारे भारतीय पत्रकार के पास मैसेज आता है कि आप लोग को अमेरिकन एम्बेसी पहुंचना है, वहां पे आपको उसके बगल में कोई व्यवस्था है, वहां पे आपको की जाएगी। तो हम लोग ने एक टैक्सी की, वहाँ टैक्सी को अलाउड, क्योंकि जब आपका इमरजेंसी लगती तो टैक्सी भी नहीं चल सकती वहाँ पे। लेकिन टैक्सी को उसने बोला कि क्या कहते हैं, अगर आप जर्नलिस्ट बैठे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी जो। अब हम लोग जब बैठे उस पे, तो अचानक टैक्सी पे उसने मतलब रफ्तार बड़ी तेज कर दी। तो मैंने कहा भैया आराम से, क्योंकि हम लोग को आदत है भाई थोड़ा आराम से चलाइए। बोला नो 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 वी हैव टू रन बिकॉज देयर आर मिसाइल्स कमिंग ऑन। अब देखिए हर कोई व्यक्ति जो बात बोल रहा है, हमें उस पर भरोसा करना पड़ रहा है कि सच में मिसाइल, तो अब लगा कि हम लोग यूं देख रहे, लगा कि क्या मतलब क्या यहीं पे मिसाइल गिर जाएगा क्या। अब वो सब लोग, सारे लोग टैक्सी में एक साथ, मतलब सब लोग कह रहे हैं तो क्या करें, कह रहे बस सब लोग को भागना है जल्दी, बिकॉज इसी एरिया में सारे मिसाइल गिर रहे हैं। तो भागना पड़ा हम लोग को वहां से, क्योंकि वो जो इलाका था वहां पे, अच्छा देखिए नियम कानून होते तो जरूर हैं युद्ध में, लेकिन वो कितने दिन तक नियम कानून पालन होगा ना वीरेश जी, वो कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि वो जो दूसरा व्यक्ति जो आपको कर रहा है ना, आपने भी रात, हमें भी पता लगा कि इन्होंने रात को हमला कर दिया था। जब हमने पूछा वहां पे लोगों से कि ये तो हमला पहले इजराइल ने किया तब जाके ईरान कर रहा है, बोले हम तो बस अपना प्रिकॉशनरी, बस हमने एक अपना टेस्ट किया था। अब वो प्रिकॉशनरी टेस्ट के चक्कर में ईरान ने वापस हमला कर दिया इनके ऊपर जो है। और फिर वो समझ लिया हम लोग को तेल अवीव जाना था। वहां से टैक्सी वाले ने बोला तेल अवीव अमेरिकन एम्बेसी के बगल में आपको जाना है। हम लोग वहां पहुंचे, हमारे सारे जो भारतीय साथी थे, पत्रकार साथी थे, हम लोग सब वहीं पे रुके। मिसाइल से बचते हुए पहुंच गए। बहुत तेजी से 240 की स्पीड से अगल-बगल मिसाइलें गिर रही थी, वो ऊपर आवाज आ रही थी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सामने गिर रही थी, लेकिन ऊपर आवाज आ रही थी। और जब हम शहर में पहुंचते हैं एयरपोर्ट से, क्योंकि आपको पता है एयरपोर्ट हर देश का शहर से थोड़ा दूर होता है। जब हम शहर में घुसते हैं, पूरा सन्नाटा पूरे शहर में, सिर्फ हमारी ही
ही गाड़ी चल रही थी, या तो पुलिस की गाड़ी सामने थी या तो मेरी गाड़ी सामने थी, हम लोग की जो टैक्सी थी बेसिकली। अब देखिए घबराहट का तो आलम हो रहा था, कोई आदमी, मैं मतलब एक दो लोग जो थे वो उन्होंने से बोला कि कुछ खा लीजिए, तो बोले नहीं अभी तो भूख ही नहीं लग रही है। और आप समझिए कि वो जो स्थिति थी, मैं आपको सच बताऊं कि जितनी आसानी से मैं इतना एग्रेशन से बता पा रहा हूं, उस समय जबान नहीं निकल रही थी। मतलब क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि अब क्या होगा, क्योंकि आप ये समझिए ना कि कहाँ पे क्या गिरने वाला है ये हमें नहीं पता है। हमें, आप अभी दिल्ली में हैं तो आपको मालूम है कि अगर नॉर्थ एवेन्यू में कोई बात घटना हो रही तो आप अभी साउथ एवेन्यू चले जाएंगे, विजय चौक चले जाएंगे, आपको रास्ते पता है कि इस तरह भागो अगर वहां पे दंगे हो रहे हैं। वहां तो हमें मालूम ही नहीं कि कहाँ पे क्या होना है। वो टैक्सी वाले ने बोला अमेरिकन एम्बेसी, तो हम लोग सोचा वहां पे क्या होगा। जो अमेरिकन एम्बेसी के बगल में हम लोग को एक होटल में वहां रोका गया लेकर के, हम लोग वहां रुके। और वहां पे जब वो वहां तक भी एक बार स्थिति कुछ ऐसी नहीं थी, लेकिन जैसे सामान हमें रखा है वापस वहां सायरन बजा, वही सायरन जो एयरपोर्ट पे बजा था। तो तुरंत उन्होंने बोला, और हमारे मोबाइल पे सायरन बजने शुरू हो गए, मोबाइल पे जो है हमारे जो है, और वो वार्निंग होती है जिसमें ये होता है कि भाई आपको तुरंत अपने शेल्टर में जाइए और आप अपना बाहर से हटिए वहां से। हम लोग फिर तुरंत वहां पे तुरंत अब सामान रख रहे थे, तब तो होटल वालों लीव योर बैग्स, फिर से वही वाली भाषा, लीव योर बैग्स। अच्छा, हमारे जो दूसरे साथी थे बोले आप अपने बैग के चक्कर में क्यों, हमने कहा मैं तो, हम लोग तो रख ही रहते हैं यहाँ पे। अब एक सामान की तो आदमी फिक्र करता ही है ना लेकर के। अब फिर वापस हम लोग को नीचे बंकर में हम लोग गए, होटल के अंदर। तब ये पता लगा कि वहां तो हर जगह बंकर बने हैं, होटल के अंदर भी बंकर बना हुआ था। और फिर वहां पे भी हम, मुझे लगता है 4-5 फ्लोर नीचे हम लोग, और वो लिफ्ट से नहीं लेके जाते। आप सोचिए कि जाने वक्त तो कोई दिक्कत नहीं है, आते वक्त हम लोग की हालत खराब। लिफ्ट नहीं होता बंकर में, नहीं लिफ्ट नहीं होता बंकर में, वो नहीं चलते, वो आपके बेसमेंट तक के चलते, बिकॉज बंकर के लिए वो लिफ्ट नहीं करते, वो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, पैदल ही ऊपर आना पड़ेगा जो है। और हम लोग वहां भी 6 मंजिला नीचे, 6 मंजिला नीचे समझिए, 5 और छठा 2 ही, मतलब 5 और 6 ही मंजिल होगा कम से कम जो है। क्योंकि ऊपर आने में हमारे घुटने पूरे बोल जाते थे, तो उससे लगता था कि क्योंकि अब चलना फिरना तो आपको पता ही, कोई इतना लंबा कौन ऊपर नीचे करेगा लेकर के जो है। और उसके बाद से फिर हम लोग आधे पौन घंटे वहां रुके रहे। और वहां पे जब हम लोग रुके रहे तो उसके बाद से फिर होटल में आते हैं, फिर हम लोग ने पानी वानी मांगा, पानी पिया हम लोगों ने। और हम लोग, अच्छा अब यहाँ पे हम लोग पत्रकारिता हमारी शुरू हो जाती है। तुरंत हमने सबसे पहले तो अपने देश में इस चीज को लाइव टेलीकास्ट करके, और मैंने ही सबसे पहला, अगर आपको मैं बताते चलूं कि एयरपोर्ट से मैंने ही वहां पे वीडियो बनाया और हमने अपने देश में मैंने भेजा अपने चैनल पे और तमाम सोशल मीडिया पे, उसी पे जिसमें ये पता लगा था कि कई भारतीय पत्रकार फंसे हैं वहां पे। वो मेरे ही द्वारा भेजी गई, हम लोग सबने देखा था जी। और उसमें फिर मैंने सबको, क्योंकि हमने खाली एयरपोर्ट तो कभी देखा ही नहीं था, लोगों को जाते भागते वो जो आवाजें थी वो तो हमने कभी महसूस नहीं किया था। तो मुझे लगा कि अपने लोगों को तो बताना पड़ेगा ना भारत को। हालांकि खबरें आजकल बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं, बट फिर भी अपने लोगों को तो हम तो बताएंगे ना कम से कम जो है। तो हमने बताया और फिर लोगों को फिर लगातार फोन आना शुरू, फिर हमारे चैनल से भी फोन आना शुरू किया, क्योंकि हमें पत्रकारिता करनी है, जान से ज्यादा अब आपको अपना काम भी करना है। तो सभी जितने भी पत्रकार थे, वो सभी देश के नामी गिरामी चैनलों के पत्रकार थे, सबने वहां पे अपना लाइव देना शुरू कर दिया, मतलब समझिए आप वहां पे जो है। और फिर मैं भी दे रहा हूं अपना वहां से लाइव। लेकिन अब लाइव देने में और आज से एक दिन पहले लाइव देने में बहुत अंतर था। हमारे चेहरे का वो कॉन्फिडेंस आ चुका था, हमारे चेहरे पे वो शिकन थी, क्योंकि जैसे ही हम लोग लाइव बाहर दे रहे थे तुरंत वो सायरन बज रहा था। मतलब आप समझिए हर 10 मिनट पे सायरन बज रहा था। तो फिर हमें लाइव छोड़ करके वापस अपने कमरों में जाना पड़ रहा था, और कमरों में नहीं, सॉरी, नीचे बेसमेंट में जाना पड़ रहा था, क्योंकि जैसे ही आपका सायरन बजेगा आपको सीधे बंकरों में जाना है। और फिर हम बंकर में जा रहे थे लेकर के, और ये सिलसिला शाम तक चलता रहा। मतलब आप 10 मिनट के लिए बैठ रहे हैं, फिर आप नीचे जा रहे हैं, फिर 10 मिनट के लिए बैठ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। अब शाम आती, हम सब लोग बहुत थक गए थे। अब हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि इमरजेंसी का हमें नहीं पता था कि इमरजेंसी में क्या रहता है, कितने दिनों तक रहती है। बोले अभी कुछ भी नहीं बता सकते, अभी किसी भी, मतलब अब आपको कोई भी, जब तक के लिए वॉर चलेगी तब तक सारे एयरपोर्ट बंद। अब हमारे जहन में ये बात आ रही थी कि हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे लेकर के। सरकार के एम्बेसी के लोग हमारे से टच में हैं, लेकिन हम वहां पहुंच तो गए, लेकिन हम करेंगे क्या, हम यहां से, क्योंकि खबर करने में भी वो एक दहशत सी महसूस हो रही थी। वो वाला जज्बा नहीं आ रहा था जो 2 दिन पहले तक था, जज्बा जो है कि हम लोग ये कवर कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं। वो जो खुशी थी वो सब उड़ चुकी थी जो है, क्योंकि तब हमारे को महसूस हो रहा था कि हम लोग फंस गए, नहीं दिख रहा था, मतलब हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था हमें जो है। और आप समझिए कि जिस प्रकार से, क्योंकि लोग कह रहे थे इजराइल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ है, लेकिन वहां के लोगों को नहीं महसूस हो सकते, लेकिन हमें तो घबराहट होगी ना, आप समझिए, हमें तो तकलीफ हो ही रही थी। हमें तो लग रहा था, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में तो हम कभी नहीं गए थे। और फिर शाम जब होती है तो हम लोग थोड़ा सा अपने होटल के बाहर आए, हम लोग जो है, और होटल के बाहर आते ही जो है फिर से वो सायरन बजने लगा। और फिर हम लोगों ने आसमान पे वो पूरा, जैसे हम लोग दिवाली में समझिए कि जैसे वो रॉकेट देखते हैं ना, वो चमकीले वाले, वो हरे, वो उसी तरीके से पीले वेले, वो मालूम
चला कि वही मिसाइल्स थी और ड्रोन्स थे जो है। हालांकि इजराइल के बारे में एक चीज़ ये जो कही जाती थी, ये बात सच है कि वो अपनी मिसाइलों को आसमान में ही मार गिरा देते, लेकिन आप ये समझिए कि लगातार ये देख करके बहुत दहशत हो रही थी। जो ये पूरी मिसाइलें गिर रही थी, ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त, मतलब एक खतरे की घंटी जैसे बार बार हम लोग को दिखाती थी, और हम लोग सो नहीं पाए, क्योंकि हर आधे घंटे पे 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, 3 बजे रात को वो आपको मैसेज, जैसे ही अलार्म बजता था आपको नीचे भागना पड़ता था। आप बाहर भी नहीं जा सकते सड़क पे, क्योंकि हम लोग तो आदी नहीं ना उस बंकर के जो है, और हम जैसे ही बाहर जाते थे तो वहां से तुरंत ए मैन गो फ्रॉम देयर, पूरा चिल्ला के वहां की पब्लिक बोलती थी, वहां के जो पुलिस वाले बोलते थे आपको अंदर जाना है। देखिए एक बात मैं आपको बताते चलो, वॉर के अंदर आप ये समझिए कि अपने जान को आपको स्वयं उस पर उसका ध्यान और ख्याल रखना है। देखिए अगर आप उनके 10 मार रहे हैं तो एक वो भी मार रहे हैं, और आप ये मान के चलिए कि जैसे देखिए ना, हमारे देश में जैसे मीडिया को एक खुली छूट मिली हुई है। हम वहां पे जब भी कहीं जाते थे तो हमें जो साइट पे हम जाते थे वो हम उसके बाद पहुंचते थे, तो वहां पे हमें मलबा दिखता था बेसिकली जो है, और वहां पे हमें कोई लाशें नहीं दिखती थी। हम वहां पे वो लाशों को नहीं देख सकते थे जिससे हमें पता चला, और ना ही वहां पे कोई ऐसा आधिकारिक व्यक्ति था जो ये बताता था कि आपके कितने लोग मरे। बस उसमें से हमारी जानकारी होती थी कि एक व्यक्ति की कैजुअलिटी हुई, लेकिन देखिए रात भर वहां पे धूम धड़ाका हो रहा है, और पूरे क्योंकि हम तो तेलवीव में हैं, तो वहां पे जेरूसलम में भी हमला हो रहा था, पूरे इजराइल में हमला हो रहा था, तो कहीं ना कहीं क्या घटना हो रही है ये जानकारी थोड़ा मुश्किल हो रही थी हम लोग को। मतलब ईरान ने भी खूब हमला किया। देखिए ईरान का जो हमला था उसमें कैजुअलिटीज कितनी हुई हैं ये हम नहीं गिन के बता सकते हैं, लेकिन ये था कि हमले उनके भी हो रहे थे, उनके ड्रोन्स गिर रहे थे, उनकी मिसाइलों को तो ये लोग दाग रहे थे, लेकिन उनके हमले भी लगातार हो रहे थे ईरान के जो है। क्योंकि आप मान के चलिए, तब तक ये वाली बात मैं आपको बताऊं कि ये तो एक तो उस दिन की बात है जब तक उनके जो सुप्रीम लीडर थे मारे नहीं गए थे जो है, तो वो लोग बहुत एग्रेसिव थे। सुप्रीम लीडर के मरने के बाद से वो मुझे लगता है कि ना थोड़ा सा शायद वो लोग मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके गम में चले गए थे जो, तो वो अपना जो उनका जो एग्रेशन था आपके ईरान का जो इन पर वार करने का, वो कमजोर पड़ चुका था। वो जो शुरू में जो अग्रेशन था, क्योंकि जब तक उनके सुप्रीम लीडर थे तो यहां पे भी उतनी चीजें हो रही थी। और आप समझिए, देखिए इजराइल एक दूसरा देश है, वो अपने देश के लिए अपने वो नेगेटिविटी को अपने ज्यादा प्रस्तुत नहीं करता है, वो नेगेटिविटीज को नहीं प्रस्तुत करता है। और आप समझिए वहां के पत्रकार भी एक लिमिट में रहते हैं। वो हमारे यहाँ के पत्रकार, अब आप इसको ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ छूट जाता है, उनके क्या छूट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनके पत्रकार खुद इस बात के लिए बहुत इच्छुक नहीं रहते कि कहां पे क्या बड़ी क्या। और वहां पे जो स्पोक्स पर्सन या जो आते हैं तो वो वहां पे घटना के विदिन 2-3 घंटे आ जाते हैं। हम लोग तो थोड़ा लेट पहुंचते थे वहां पे जो है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इजराइल के अंदर जब वॉर होती है, जैसे सेफ कंट्री की हम बात करें, वॉर के अंदर कौन सी कंट्री सेफ है कौन नहीं है ये बड़ा मुश्किल है कहना, बिकॉज अब वॉर चलती है ना आपकी, वॉर में तो अब आपकी मिसाइल आ रही है, इत्तेफाक से आप निकल के आ रहे हैं, उसके जो चिथड़े होते हैं, जो उसके चीजें होती है वो कहीं भी जा सकती हैं। और इसी वजह से देखिए कैजुअलिटीज तो सब जगह हो रही हैं, ईरान में ज्यादा हो रही हैं, वहां पे कम हो रही हैं, लेकिन कैजुअलिटीज हो रही हैं, ये बात माननी पड़ेगी आपको। और मैं आपको बताऊं कि खासतौर से, लेकिन इस मामले में जो इजराइल है उसने अपनी टेक्नोलॉजी को इस तरह से किया हुआ है, वहां की जनता बहुत आश्वस्त है कि हमारी सरकार हमें बचाएगी लेकर के। और वो एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, वहां पे एक चीज मुझे और देखने को मिली, वहां पे उनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे उनका एक स्टेटमेंट हमें मिलता है कि वो भी कह रहे हैं कि हम इस समय साथ में। ये हमारे देश में देखिए थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा कि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर था तो उसमें लोग अलग अलग अपनी टिप्पणियां कर रहे थे जो, ये उनके देश की मैं देखता हूं कि ये अपने आप में ये बहुत अच्छा पेट्रोटिज्म है कि उनके देश के अंदर खासतौर से कि जब अगर कोई जंग हो रही तो पूरा देश एक साथ हो गया और नागरिकों में डर नहीं है। वहां के बताऊं जो डर था ना वो हमारे ऐसे भारतीयों में था या जो दूसरे नागरिक थे वहां पे। और आप वहां समझिए कि बंकर्स में तो हम लोग थे, लेकिन मैंने जब एक बार वहां के मलबे के पास जब मैं गया तो मैंने देखा वो काफी गहरा छेद है। तो ये भी माना जाए कि बंकर्स जो थे वो हालांकि सेफ थे, लेकिन जिस प्रकार से वो गड्ढे में छेद साई का हो जा रहा था, वो लग रहा था कि जब कोई चीज मान के चलिए वो ड्रोन गिरता होगा या एक बताते थे वो लोग मिसाइल से जब वो उनको ध्वस्त करते हैं तो उसमें से 100 किलो के पत्थर निकलते हैं। वो पत्थर जब गिरता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वहां के जो लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं वो हमारे भारतीयों की तरह अपने मन से नहीं चलते, वो वहां के रूल्स फॉलो करते हैं। तो रूल फॉलो करने से क्या है कि हो सकता है कि उस घर से वो बंकरों में चले आते होंगे, या वो जो घर था वो बंकर था जो छेद हुआ था या नहीं था, ये तो कहना बहुत 100 किलो के 100 किलो के पत्थर गिरते हैं, आप समझिए मिसाइलों से जी, जहां मारती है वहां एकदम घुस जाता है। और वो आपके जब उतरते हैं तो तभी तो जो आप देखते हैं ना जो मलबा पूरा छितरा हुआ, आपने उसके फुटेजेस देखे होंगे, तो वो पूरा छितरा जाता है वहां पूरा घर का घर
अपार्टमेंट बड़ी बिल्डिंगों पे भी वो हमला हो रहा था, लेकिन बड़ी बिल्डिंगों के हमले पे क्या होता था कि जैसे मान के चलिए कि वो खाली रहती थी, तो वहां पे उतनी कैजुअलिटीज नहीं होती। अच्छा, एक चीज तो देखिए, इस मैंने बोला ना नियम कानून की जो मैंने बात कही, हर जो देश होता है वो मिलिट्री बेस पे इस तरह के आक्रमण करता है। आपके जहां पर खासतौर से आपके रासायनिक सामग्री जहां रखी हो, आपने के वेपन्स जहां रखे हो, लेकिन इस बार क्या हो रहा था, मैं यहां पे देख रहा था कि जो सिविल एरिया में भी वो लोग कर रहे थे। तो ये भी ईरान का या और इजराइल वाला, क्योंकि मैं ईरान में तो नहीं था, मैं इजराइल में बैठे हुए मैं देख रहा था कि जो बेसिकली वहां से जो हमले हो रहे थे वो आपके सिविल एरियाज में भी हो रहे थे, और इनके वाले सिविल एरियाज में हो रहे थे नहीं हो रहे थे ये कहना मुझे अब नहीं है, क्योंकि मैं वहां था नहीं बेसिकली जो है। तो कहीं ना कहीं जो ईरानी जो, क्योंकि ना आप कहते हैं ना आप किसी को 10 थप्पड़ मारिए, तो ऐसा नहीं कि आप एक थप्पड़ जब उसको आप नहीं मार सकते हैं लेकर के, लेकिन फिर भी मैं एक चीज आपको जरूर यहां इजराइल के बारे में बताता चलूं कि इजराइल जो है वो, क्योंकि वो इन युद्ध के लिए प्रिपेयर्ड रहता है, वो आज नहीं काफी सालों से प्रिपेयर्ड रखता है। इसीलिए लोग कहते थे कि इजराइल की टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है कि अगर उनके देश पे कोई भी हमला हो जाए। अच्छा देखिए, दूसरी चीज एक बार हम लोग हमेशा बार बार भूल जाते हैं, अमेरिका भी तो साथ में है ना इजराइल के, विश्व का सबसे सुपर पावर आपके साथ में है, तो ऐसा नहीं कि वो उनकी टेक्नोलॉजी उनका साथ, ये दो देशों का जो साथ होता है ना, ये बहुत स्ट्रांग होता है कहीं ना कहीं, और वो हावी है सबके ऊपर। आप इस बात को मानिए, अमेरिका से युद्ध करना और उससे विजय पाना बहुत मुश्किल है, और खासतौर से उन देश का जो देश अकेला है, आपके तो साथ में है कम से कम लोगों की। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट ना कर रहे हो, लेकिन वो पर्सनली आपके साथ है, लेकिन ईरान के साथ में नहीं कोई था, मिडिल ईस्ट की भी कोई कंट्री उसके साथ में नहीं थी। आप समझिए ना, इसीलिए तो उसने दुबई पर हमला किया, उसने अपने अगल बगल के देशों में हमला किया, उसने जो है लेकर के जो है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि आपके साथ देश होने चाहिए साथ में। तो फिर जब अटैक हुआ फिर क्या हुआ, कैसे आप इंडिया आए फिर? देखिए, अटैक होने के बाद से फिर हमें एम्बेसी ने बोला कि हम आपको यहाँ से जॉर्डन लेके जाएंगे, जो है जॉर्डन के थ्रू लेके जाएंगे। अब हमारे भारतीय पत्रकारों में दो पक्ष बन गए। उन्होंने बोला कि यहाँ से जॉर्डन जाना ठीक नहीं है, वहां पर भी एयरपोर्ट्स बंद हैं। लेकिन हम जब सरकार का प्रतिनिधि आपको बोल रहा है, तो मुझे लगता है सरकार का प्रतिनिधि तो ऑथेंटिक बोलेगा ना। लेकिन हमारे दो पक्ष हो गए वहां पे, कोई और नहीं गया, सिर्फ उन्होंने बोला नहीं हम तो यहीं से जब जाएंगे तो जाएंगे। मुझे लगता है उनके संस्थानों का भी दबाव होगा उनके ऊपर जो है। उसमें से एक व्यक्ति के बारे में मुझे बड़ा, ये बार बार मैं इस बात को कहता हूँ, उनकी 8 महीने पहले शादी हुई है, वो अभी भी वहीं पर है। आज उनको या कल उनको आना था, लेकिन मुझे इस बात को लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण भी देखना चाहिए संस्थानों को, कि ऐसे लोगों को आप देखिए, पत्रकारिता, आप किसी को भी आप वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप एक ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे हैं जिसमें आप जनमानस को कहीं ना कहीं बचाने का काम कर रहे हो, या आप कोई गाइडेंस दे रहे हो। पत्रकारिता का तात्पर्य ये नहीं कि बस डिस्ट्रक्शन के बारे में आप बताता शुरू कर दें जो। तो मुझे लगता है ऐसा तो कुछ बताने योग्य ऐसा है नहीं। 2-3 दिन आपने बता दिया, युद्ध हो गया, और अब आप वहां से निकलिए। जब सरकार व्यवस्था कर रही है, आपकी सरकार कर रही है, आप इस बात को तो मानिए। तो नहीं, हम वहां पे नहीं जाना चाहते हैं। अब हम लोग जब जॉर्डन जा रहे थे, तो आप समझिए कि वहां बस में 2-3 लोगों का ये कहना था कि इस बस पर भी मिसाइल हमला हो सकता है, क्योंकि ये उस रास्ते से गुजर के आ रहा है। देखिए, जब वॉर होती है ना, तो हर देश मॉनिटर करता रहता है आपको। आप बस में जा रहे हैं, तो तमाम लोग डरे ये हुए थे कि बस में ही कोई हमला ना हो जाए, और घबराहट तो देखिए शुरू हो गई जो है, घबराहट शुरू हो गई लेकर के। हमने भी फिर वहां से, और हम हर पल का वीडियो जरूर बना के भेज रहे थे कि अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, हम आगे ये घटना होने वाली है, क्योंकि कम से कम मुझे लग रहा है कि वो आखिरी वीडियो मेरी ना हो, ये ऐसा ना हो कि मेरी आखिरी वीडियो हो। वो स्थिति जो थी ना, विरेश, इस बात को समझिए, वो तो हम शायद जो एहसास उस समय कर रहे थे, वो एहसास सब खत्म हो चुका है। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, जब आप प्यासे होते हैं और अब आप पानी पी चुके होते हैं, तो आपका गला आपका अलग तरीके से बोलता है। लेकिन ज़हनियत तौर से उस समय हम लोग बहुत तकलीफ में थे, बहुत घबराए हुए थे, और सब लोग बस फोन से तो बात कर रहे थे। कोई अपना तो था नहीं वहाँ पे, कोई हमारे फूफा जी, चाचा जी, मामा जी, कोई ऐसा तो था नहीं वहाँ पे। सिर्फ फोन पे लोग ढांढसा बांध रहे थे। जो ये व्यवस्था जब हमारी होती है सरकार द्वारा, हम बस से आ रहे होते हैं, इसमें आप समझिए कि लोग डरे हुए थे कहीं मिसाइल हमला ना हो जाए। और शायद बोली हुई बात, कई बार कहते हैं कि आपकी ज़बान से निकली हुई बात भी जो है ना, कहीं ना कई बार सत्य हो जाती है। हम जैसे ही हमें इमिग्रेशन सेंटर पे पहले जाना, तो उससे पहले ही हमें रोका गया, बोला कि आप सब लोग बस से उतरिए। वहीं पर हमले शुरू हो गए, बोले आप लोग फिर अंदर चलिए। यानी कि उधर वो एक हम ऐसी जगह पे रुके थे जो नो मैंस लैंड बोलते थे, ना वो जॉर्डन था ना वो इजराइल था। तो वहां पर भी हमले बहुत आसानी से वो लोग करते हैं, क्योंकि कारण क्या होता है कि आपके इजराइल पे हमले जो वो लोग करते हैं, तो वो उसके इर्द गिर्द भी अपना करता है ईरान जो है। तो ईरान ने वहां पर भी हमला शुरू किया। अच्छा, उस समय ये नहीं समझ में आता है कि ये हमले ईरान के द्वारा हैं, कोई दूसरा देश डिफेंड कर रहा है, कुछ नहीं पता चलता। वो तो आसमानी हवाई हमले हो रहे हैं, आप समझिए जो है। और फिर हम लोगों को बोला गया आप जाइए, तो हमें लगा कि शायद अब आज का प्रोग्राम कैंसिल, यानी कि जो बात सारे पत्रकार कह रहे थे कि एयरपोर्ट बंद हो जाएंगे, वो एयरपोर्ट बंद कर दिया गया।
और इमिग्रेशन भी नहीं हो सकता अब आपको। और आप सबसे बड़ी चीज समझिए, जो वीजा हमें मिला था जॉर्डन जाने का वो वन टाइम वीजा था, अगर हम वहां चले जाएंगे तो हम निकल के नहीं आ सकते और वापस। और इजराइल में जो हमारा वीजा था उसमें वो भी हमारा वन टाइम था। अगर तो तमाम पत्रकारों ने ये भी कहा अगर आप इजराइल से चले गए और अगर आपको वहां पे फ्लाइट नहीं गई तो आप समझिए कि आपका फिर आप वापस नहीं आ सकते, तो ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। तो कई चीजें दिमाग में चल रही थी। ऐसा तो नहीं बीच मझधार में हम फंस गए, क्योंकि जॉर्डन में अभी वहां एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं, इजराइल में वापस नहीं आ सकते और बस में हमारे अलावा और भी लोग थे, वो सब भी चिंतित हो रहे थे जो। तो अचानक हम लोग को फिर से बोला गया कि आप जाइए। तो वापस हम लोग जो है वहां के बंकर में चले गए जो इमिग्रेशन सेंटर से पहले बनाया गया था। लेकिन वहां पे तब तक थोड़ी देर बाद ये हुआ कि आपकी इमिग्रेशन शुरू हो जाएगी, लेकिन आपका एयरपोर्ट वहां पर भी बंद हो गया और हमेशा के लिए, मतलब जब तक जॉर्डन का बंद हो गया कि आप जब तक वहां भी बंकर बना, वहां भी इमिग्रेशन सेंटर, क्योंकि देखिए ना वहां पे वो बॉर्डर था। जॉर्डन शहर के अंदर उतने बंकर्स नहीं हम लोग को दिखे थे आगे चल के, लेकिन वो जो जगह थी ना वहां पर भी उन्होंने एक नीचे से थोड़ा सा बनाया था। वो उतने गहरे बंकर नहीं थे, लेकिन वो थोड़े से इस तरह वाले थे कि जिसमें आप अपनी जान बचा सकते हैं। अब आप समझिए कि जब हम लोग पहुंचे वहां पे तो उसके बाद से उन्होंने बोला कि अब आज का एयरपोर्ट बंद, यानी बात आधी सत्य हो गई कि अब हम लोग वापस इजराइल नहीं जा सकते। अब हम फंस गए जॉर्डन में, क्योंकि जॉर्डन में हम लोग एंटर तो कर गए, वन टाइम वीजा था, वापस हम जॉर्डन से इजराइल नहीं जा सकते। और जॉर्डन हमारे लिए और भी अलग कंट्री। इजराइल में तो हम तब भी अपने एम्बेसी के पास में थे, जॉर्डन में तो कोई एम्बेसी थी नहीं, लेकिन एम्बेसी के लोग थे हमारे साथ में। तो ये हमें गाइडेंस मिल रही थी, प्लस एक हमारा ग्रुप बनाया गया था जिसमें हम लोग हर मिनट पे अपडेट कर रहे थे कि हमारे साथ ये हुआ, हम यहाँ पहुंचे हुए। उसके बाद से ये हुआ कि आपको अब जॉर्डन के होटलों में लेके जाएंगे जाकर के। और फिर हम जॉर्डन से करीब शाम को जब इमिग्रेशन हो गया तो हम अपने होटल्स में पहुंचे। वहां पे एक बात मैं जरूर बताऊं आपसे, जो एम्बेसी के एक अधिकारी ने बताया कि देखिए आपको जब भी जाना होगा, वो तो अब आने वाले टाइम पे जब तक एयरपोर्ट नहीं खुलेगा तब तक आप नहीं जा सकते, लेकिन जॉर्डन सेफ है आपके इजराइल के मुकाबले। ये हमें बताया गया, जान में जान आई कि एक अपना इतना तो लगा कम से कम कि यहाँ पे उतनी दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। जैसे ही 7-8 बजते हैं रात को, अचानक वापस आसमान में जो है ना वो हवाई जहाज की आवाज आने लगी और वहां पे वो जो लड़ाकू विमान होते हैं ना उनकी आवाजें आने लगी। तो हम लोग घबराए, हमने फिर से एम्बेसी को फोन किया, हमने लोकल लोगों को पूछा, तो बोले क्या हो रहा है कि ये लोग इनको इस बात का डर है कि यहाँ पे भी बॉम्ब गिर सकते हैं। यानी ईरान कहीं भी कुछ भी कर रहा था, क्योंकि देखिए तब तक उनके सुप्रीम लीडर मारे जा चुके थे, खामनेई साहब। तो खामनेई जी के मरने के बाद से वो लोग भी कहीं ना कहीं आदमी पगला रहा था, तो वो कुछ भी मार रहा था। तो फॉर प्रिकॉशनरी मीन्स की मुझे लगता है कि ये जॉर्डन जो है ऊपर अपना पूरा रडार कर रहा था लेकर के, लेकिन वो जो आवाजें आ रही थी हम लोग फिर घबरा गए कि लग रहा है फिर से कुछ, मतलब जो सेफ्टी वाली चीज अभी तक 2 घंटे पहले लग रही थी कि आप सेफ हैं, फिर निकल के आ गया कि हम सेफ नहीं। और हमें रात भर सच में नींद नहीं आई। और अगले दिन फिर हमको वहां पे ये बोला गया कि आपकी फ्लाइट अभी पता चलेगी। तो अचानक हमारे को 2 बजे मैसेज आता है कि 5:45 बजे एक हमारी प्लेन एयर जॉर्डन की वो हमें बॉम्बे छोड़ेगी, मतलब दिल्ली छोड़ेगी, और वो हमें प्लेन जो है आपको वापस वो आएगी और हम लेके जाएगी, और 5:45 बजे। लेकिन अचानक हमारे को सर्कुलर मिलता है जिसमें ये होता है कि 6 बजे से एयरपोर्ट बंद हो जाएंगे। तो हमें लगा कि 5:45 बजे तो हमारी फ्लाइट थी, अब तो बंद हो गया। तब तक उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ ये फ्लाइट चलाई जा रही है कि आप लोग निकलिए, फिर ये बंद करेंगे। और क्योंकि यानी कि 6 बजे बाद बंद होने का तात्पर्य यह है कि हवाई हमले वापस कहीं ना कहीं हम लोग को बताया नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसा था कि वो युद्ध ईरान अपने ड्रोन्स और अपने मिसाइल्स वहां भेज रहा था, और जॉर्डन अपने आप को बस प्रिकॉशनरी सिक्योरिटी के नाम पर वो बंद रखना चाहता था कि कोई हमला हमारे यहाँ ना हो जाए। क्योंकि सबको ये बात ईरान को भी तो पता है कि सारे, क्योंकि हमारे इस जॉर्डन जो एयरपोर्ट था, अमान का जो एयरपोर्ट था, वहां पे उस दिन इमिग्रेशन में हमने ये देखा था कि वहां अमेरिकन भी आ रहे थे, कोरियंस भी आ रहे थे, यानी कि जॉर्डन ही वो देश था उसके पूरे इलाके के, इजराइल के आसपास की, जो लोग सिर्फ उसी एयरपोर्ट से जा सकते थे। तो आधी जो दुनिया के जो बाकी लोग थे वो भी तो उसी जा रहे थे। तो शायद ईरान का ये टारगेट रहा होगा कि हम इसको भी ध्वस्त करेंगे, क्योंकि इसमें शायद अमेरिकन भी हो सकते हैं और बाकी लोग हो सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं डर बना के, मतलब कहीं ना कहीं था डर कि ईरान इस पे हमला करेगा जो है। तो हम लोग को ये लगा कि मतलब कहीं ना कहीं जो कि स्थिति कुछ खराब हो सकती है कि जब तक आप चले ना जाए। अच्छा, एक इस एयरपोर्ट की मैं आपको खास बात बताऊं, वो एक आपका ना वो एक ऐसा एयरपोर्ट था जिसमें आप जो भी कुछ बोल रहे थे ना उसमें आवाज बहुत कस के आ रही थी। तो उन्होंने उसमें कुछ माइक्स मुझे लगता है लगा के रखे थे, क्योंकि मैंने जैसे ही अपना बैग रखा, धुड़ुम से आवाज है, तो मुझे लगा ये कुछ कोई घटना हुई क्या यहाँ पे, जो वो बैग रखने की आवाज थी। ऐसा एयरपोर्ट तो मैंने पहली बार देखा, अमान एयरपोर्ट जो है, जिसमें आप जो बोल रहे हैं उसकी आवाज गूंज रही थी जो है। शायद उन्होंने स्पीकर्स लगा के रखे थे या कुछ ऐसा था, मे बी शायद इसलिए, क्योंकि जब इस तरह का कोई घटना होने वाला हो तो उन्होंने
प्रिकॉशनरी अपने यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम बनाया होगा जिसमें जरा सी भी आवाज जो होगी आपकी वो बहुत तेज आवाज करके निकल आएगी। और आप समझिए फिर हम जब हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं, अभी भी हमें था कि शायद फ्लाइट कैंसिल होगी जो है, क्योंकि हर मोमेंट वहां पे इतने मोमेंट्स में हमने देखा कि हमें वहां सायरन बज रहा है, हटाया जा रहा है, हमें लगा कि मतलब जो है शायद फिर से कुछ, क्योंकि तब तक इतनी बार हम लोग समझिए निराश हो चुके थे कि नहीं समझ में आ रहा था। मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट अब जॉर्डन में भी 10 दिन रुकना पड़ जाएगा कि, और क्योंकि बस सेफ जरूर है लेकिन सेफ कुछ भी नहीं। तो फिर जब उड़े, और जब हम लोग सारे जितने भी लोग थे हमारे, जब हम लोग वहां पहुंचे और जब हम लोग फ्लाइट के अंदर बैठे, और फ्लाइट में बैठने में भी सबका चेहरा उड़ा हुआ था। जब फ्लाइट के अंदर जैसी फ्लाइट ने टेक ओवर किया और बोला कि मतलब नाउ वी आर रेडी फॉर अ टेक ओवर, तुरंत वहां पे सभी लोगों ने भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये जो गूंज सुनाई पड़ी, सब आप समझिए। तो हमारे बगल में एक कोरियन बैठा था, वो भी कह रहा है भारत माता की जय, तो उसने भी बात बोली तो बड़ा अच्छा लगा कि मतलब उसको लग रहा था कि सारे भारतीय बोल रहे हैं, और वो कोरियन था, मतलब समझिए वो भी बोला भारत माता की जय। तो मतलब मुझे लगा कि देखिए भारत माता की जय बोल करके आप जो है प्लेन उड़ रहा है, तो उसको लगा कि किस नाम बोलने से प्लेन उड़ जा रहा है तो जो भारत माता की जय हमने बोला नहीं हो गया, बस 2 बार बोला तो ये भी एक बड़ी, मतलब ये देखिए ये हंसी हमें तभी आई थी पिछले 5 और लगा होगा कि टेक ऑफ कर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, हनुमान चालीसा है प्रभु, और नहीं पर हनुमान चालीसा पढ़ के ही हम लोग उठे वहां पे कि ये मतलब जैसी वो, क्योंकि डर तो ये था ना कि अभी तो प्लेन उड़ रहा है और बीच में कहीं ना हो। अब फिर वो देखिए स्थिति, खतरे की घंटी फिर अभी नहीं हुई थी पूरी जो है। लगभग 1 घंटे के बाद अचानक जो है ना वो एक पूरा जो है ना मतलब प्लेन पूरा हिलने लगा जो है। अब हिलने लगा तो हमें लगा कि ये क्या हो गया, हिलने लगा तो हम पीछे देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, हम लोग को कुछ नहीं पता, सब एक दूसरे को देख रहे हैं क्या हो गया क्या हो गया। अचानक जो है उन्होंने बोला कि टर्बुलेंस है, लेकिन हमें डाउट ये हो रहा था कि ऐसा तो नहीं कोई पंखी वंकी पर मतलब कोई फायर आ गया है मतलब लेके क्योंकि वो जो रूट है ना आपका जो है आपके जॉर्डन से, वो पूरा वही मिडिल ईस्ट का रूट है। दुबई आपका जो सारा यहाँ से मिडिल ईस्ट के होते हुए तो हम इंडिया आते हैं, तो उस रूट पे देखिए मैंने बोला ईरान अपना लगातार मारे जा रहा मार रहा होगा जो लेकर आप लोगों को लगा कहीं, अब हमें लगा तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग मतलब आज गए, फिर मुझे वही लगा कि ये वाली भी फ्लाइट लग रहा सच में नहीं पहुंच पाएगी जो है। और फिर उसने बोला कि नहीं ये टर्बुलेंस होता रहेगा, वो बार बार अनाउंस कर रहा था जो है जो पायलट था, लेकिन हम लोग को घबराहट बनी हुई थी कि मतलब ये झूठ तो नहीं बोल रहा कहीं है, क्योंकि लोग अक्सर आपको पता है कि जैसे पायलट भी यही काम करते हैं कि वो अगर कोई बड़ी घटना भी हो जाए तो बताते हैं एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज कंफर्टेबल, ये हमें मालूम है, हम भी ये खबरें सबको चलाते हैं कि सब कुछ ठीक है, जो है कि तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन जो है कि पूरी सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति है, ये आपको पता है स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में। ये 2 लाइनें आपको पता है पत्रकारिता की हम लोग हमेशा बोलते, यही मुझे लगा ये लोग बता रहे हैं, बल्कि लेकिन तनावपूर्ण तो स्थिति थी और ये चीज 2-3 बार हुई है। तो हमें 2-3 बार ऐसा एहसास हुआ कि या तो कोई मतलब मारा तो नहीं किसी ने बगल से जो है, और हम मतलब समझिए जैसे लोग बस में जैसे सफर करके देखते रहते हैं ना, तो वो भी खिड़की से हम देख रहे थे कि मतलब कुछ हो तो नहीं रहा, जबकि कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन वो आदत इतनी है कि लोग कह रहे हैं यहाँ से थोड़ी दिखेगा, जो आएगा तो फिर तब तक सब उड़ जाएगा, तो आप क्या देख रहे हो उसमें तो मुझे लगा कि सही बात है कितना देखा जाए, लेकिन उस समय हम सब ऐसे थे कि बचने के लिए क्या क्या ऐसा लग रहा था कि जल्दी पहुंचे दिल्ली, किसी तरीके से पहुंचे। लेकिन देखिए सरकार का यहाँ बड़ा योगदान रहता है। मैं आपको बताऊं, मैं सच में किसी भी देश में अगर आप हैं, और यहाँ पे ना संबंधों का काम बहुत आता है। मोदी सरकार का ये तो है कि उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत अच्छे बनाए हैं, कि आप समझिए कि जॉर्डन जो है हम लोग जब इमिग्रेशन कर रहे थे तो भी मतलब हमें दिक्कत नहीं हुई, वहाँ की फ्लाइट में भी सारे हमारे इंडियंस थे, तो ऐसा नहीं था कि मतलब वो कोई इंडियन से लेकर उन्हें कोई दिक्कत हो, सरकार हमें पूरा टोटल सपोर्ट कर रही है। फिर जब दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे, जब हम लोग को लगा कि हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन वो बॉम्बे था वो उन्होंने बोला कि बॉम्बे में इसलिए हम लोग को उतारा जा रहा है बिकॉज इसी प्लेन को वापस जाना है, और एक प्रॉपर टाइम फ्रेम उनका कोई होता है जिस टाइम फ्रेम में उन्हें पहुंचना है वहां पे जो, तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं दिल्ली नहीं जाएगी फ्लाइट, ये बॉम्बे ही जाएगी जो। तो हम लोग बॉम्बे उतरे, तो अब आप समझिए कि जो लोग इतने डेस्परेट थे आने के लिए, उसमें से कुछ लोगों ने तुरंत बॉम्बे से पूछा कि चार्टर के रेट्स क्या हैं, क्योंकि अब लगातार ये हुआ कि भाई दिल्ली के लिए भी तो फ्लाइट्स होंगी, लेकिन फ्लाइट्स 3 से 4 घंटे की थी, उसके बाद की थी, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो बॉम्बे पहुंच गए, सेफ हो गए, पहुंच तो गए, सेफ तो पहुंच गए। उतरा तो क्या रहा, जब उतरे तो फिर से वही बात से भारत माता की जय, तब तक वो बगल वाला सो रहा था, वो नहीं सुन पाए जो लेकर के कोरिया वाला, लेकिन फिर लोगों ने बोला भारत माता की जय, और सब लोग बहुत मतलब इतने खुश हुए। अच्छा, प्लेन के अंदर ना लोग हंस बोल नहीं देते ज्यादा, आमतौर से आप प्लेन में जब भी आप इंटरनेशनल फ्लाइट में जाइए आपको आवाजें आती रहेंगी, नॉर्मल डोमेस्टिक फ्लाइट में भी आप सुनते होंगे, लेकिन इस प्लेन में रास्ते भर कोई आवाजें नहीं आ रही थी। जब हम लोग बॉम्बे एयरपोर्ट पे, जब उसने बोला इट विल टेक 20 मिनट्स टू रीच बॉम्बे एयरपोर्ट, वी आर जस्ट 60 किलोमीटर्स फ्रॉम बॉम्बे, तो लेकिन जब तक फ्लाइट उतर नहीं जाती ना, मतलब देखिए हम लोग इतने सारे संकटों के बीच से आए थे ना वीरेश जी, की हर पल ये लग रहा था कि शायद हो सकता है लास्ट बॉल पे कहीं ना आउट हो जाए,
मतलब ये स्थिति थी कि नहीं अब, क्योंकि अक्सर जो है ना फिल्म के एंड में बहुत बड़ा कुछ रोल हो जाता है जो, तो हम लोग कहीं ना कहीं उसमें विश्वास नहीं हो पा रहा था कि जब तक पहुंच ना जाओ। और जब हम पहुंचे बॉम्बे पे तो तमाम लोग हमारे को बहुत रिसीव करने आए, वहाँ पे एयरलाइंस के लोग थे, गवर्नमेंट के लोग थे जिन्होंने हमें रिसीव किया। और फिर उसके बाद से बहुत सारे जो बड़े जो कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे वो तो चार्टर अपना कर रहे थे। हमने कहा नहीं अब बॉम्बे पहुंच चुके, अब अपने देश में सेफ है, अब ऐसी कोई बात नहीं है और हम लोग बाकायदा जो है सेफ है यहाँ पे, अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। तो सच में फिर हम लोग तब तक सेफ ही महसूस, क्योंकि अपना देश सेफ है वीरेश जी। और वॉर की रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खास तौर से जैसे ना पहले के देशों में ना पहले कुछ नियम कानून बनते थे, अब नहीं है। कौन सा देश आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है ये कहना मुश्किल है। देखिए इजराइल एक अपने आप में एक हाईली टेक्नोलॉजी वाला देश है, लेकिन वॉर में क्या है ना, आप दूसरे को कमजोर नहीं समझ सकते। ईरान भी उतना, हम ताकतवर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो भी लगातार बमबार्डिंग कर रहा था लेकर के। और तेल अवीव में आज भी आप देखिए जो घटनाएं हुई हैं, तो आप समझिए कि अभी नुकसान वहां पे मतलब धीरे धीरे हो रहा है। ईरान भी कर रहा है, ईरान भी कर रहा है वहाँ पे। जो आज की मैं देख रहा था न्यूज़ चैनल्स पे, सुबह सुबह मैं मॉर्निंग में मैंने देखा कि तमाम उन्होंने दिखाया कि मतलब बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे ईरानी हमला हुआ है। तो हमला वहाँ बहुत है। और देखिए ये जो मंजर रहता है, एक एक बात को तुरंत इस 20 मिनट के अंदर बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप इत्मीनान से पूछेंगे तो लगेगा कि वो हर पल जो भयानक समय था ना, वो दोबारा किसी को आए नहीं जो है। और सच में विदेश में कोई आपका नहीं होता है, सिर्फ अगर कोई है तो आपकी एम्बेसी है, कोई है नहीं आपका जो। सब लोग ढांसा बांधेंगे और बोलेंगे हनुमान चालीसा पढ़िए, तो वो हनुमान चालीसा तो हम खुद ही लेके चले, तो बाकी वहाँ कोई कुछ नहीं मदद कर सकता। खाना पीना मुश्किल हो जाता है देखिए आप विदेशों में, क्योंकि देखिए हम लोग वेजिटेरियंस लोग हैं, वहाँ पे खाना पीना भी अलग, ज़्यादातर नॉनवेज होता है, तो नॉनवेज कहाँ पे हम लोग खा सकते हैं। चलिए हनुमान चालीसा पढ़िए। और अब सुरक्षित यहाँ पहुंच गए आप हिंदुस्तान में जी। अब तो दिल्ली में बैठे हैं जी, और सुरक्षित हैं सबसे ज़्यादा। तो बहुत बहुत भारत माता की जय। भारत माता की जय। फिर से ये जरूर बोलूंगा जो है निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ बोलने में अच्छा लगता था। अक्सर हम लोग 15 अगस्त या 26 जनवरी को बोलते हैं, या सिनेमा हॉल्स में जो आजकल एक नया ट्रेंड चला था बीच में, मुझे नहीं पता कि अभी हम लोग करते हैं कि नहीं, हाँ, लेकिन उस समय जरूर महसूस हो रहा था जो है, सच में। भारत माता की जय।